हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम जानेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले जो चैप्टर था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर इन दोनों में गेमेटोजेनेसिस कैसे होती है गेमेट फॉर्मेशन के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल में होता है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड आफ्टर दैट पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो जो ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में बड़ा आसान होता है। फीमेल में ओवा फॉर्मेशन होता है और मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब दोनों जो है वो क्विटस के थ्रू कंबाइन होते हैं और उसके बाद क्या है, जाइगोट फॉर्म कर देते हैं। जाइगोट जो है वो किस में फॉर्म होता है? वो ब्लास्टुला बनता है, इम्प्लांट हो जाता है, उसके बाद ब्लास्टोमेयर जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के थ्रू फिर ग्रो होना शुरू हो जाता है और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था कि इस तरह से जो है वो होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसमें टेस्टिस होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और एक्सटर्नल जेनेटालिया होता है। अब देखो ये जो दिया हुआ है इसमें इसमें दिखाया हुआ है कि जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो टू टेस्टिस का पेयर प्रेजेंट होता है और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, और एक सैक में प्रेजेंट होते हैं जिसे स्क्रोटम बोलते हैं, सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे 2 से लेकर के 2.5 तक का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम होता है। और ये जो स्पम्स बनते हैं ना उसके लिए हेल्पफुल होता है। जो इनकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इनकी विथ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर 250, एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स होते हैं और अंदर जो है जर्म सेल्स होते हैं। ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किनको? ये जो ये स्पर्म मदर सेल्स जो होते हैं ना उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन सर्टोली सेल्स, और ये जो है फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है, ये नरिशमेंट का काम करते हैं, और ये जो है इनके बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट है, इनके बीच में ना बीच में गैप होता है। तो ये गैप जो है सेल से फिल्ड होता है। तो ये जो सेल से फिल्ड गैप होता है इनको बोलते हैं इंटरटीशियल सेल, इंटरटीशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स। और ये जो है ये एंड्रोजन हार्मोन जो है, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ से देखो, ये मैं बता चुकी हूँ। ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, ये देखिए। तो यहाँ से देखो ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस में ये कंपार्टमेंट प्रेजेंट है 250, और हर कंपार्टमेंट में जो है वो 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। फिर यहाँ पे देखो ये रेटी टेस्टिस में मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, रेटी टेस्टिस के थ्रू ये वाजा एफरेंसिया जा रही है, और ये जो है ना ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस, अब फिर उसके बाद एपिडाइडमिस जो है वो वाजा डेफरेंसिया में मिलती है। वाजा डेफरेंस जो है वो नीचे आकर ये जो है हमारा एक्स्ट्रा जेनेटालिया उसमें जाता है। और ये जो है एक पेयर ऑफ ग्लैंड होती है जिसे सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, और ये एक ही ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और नीचे जो ये मटर की शेप की बीन शेप लिख रही है ना, ये बल्बो यूरिथल ग्लैंड है। ठीक है, तो ये सारा जो इसके भी एक्सक्रीशन होते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी यूरेटर वैसा डेफरेंस में ही इसके थ्रू जो है इसमें आ जाता है। और ये जो दिख रही है आपको, ये अपर पार्ट जो दिख रहा है, जो उभरा हुआ भाग है, इसको ग्लैस पेनिस बोलते हैं, और जो ऊपर फोल्डेड स्किन होती है उसको फोर स्किन बोलते हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे जो टेस्टिस है वो है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एसेसरी ग्लैंड्स मैंने बता दिया आपको, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये बता दिया। तो और ये जो ओपनिंग होती है ये मीटस के थ्रू, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू जो है ना बाहर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देती है। अब देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है स्पर्मेटोगोनिया, अंदर की साइड स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है और फिर स्पर्म बन रहे हैं उनसे। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन, देखो ये स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, और ये जो है बीच में इंटरटीशियल सेल्स हैं। ठीक है, इन्हें लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, और ये जो है एंड्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है,
और ये मैंने ग्लैंड्स आपको दिखा दी थी, सेमिनल ग्लैंड्स पेयर्ड में होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ओवरीज होती हैं, ठीक है, ओविडक्ट होती है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होती है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनेटालिया होता है, ठीक है। और ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है एक और पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है मेमोरी ग्लैंड्स का, और वो भी बहुत हेल्पफुल होता है सारे फंक्शन करने में। और कौन कौन से फंक्शन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर में मेमोरी ग्लैंड जो है, जो लैक्टेशन होता है वो करता है। तो अब जो ओवरी होती हैं वो क्या होती हैं, वो ओवरी का साइज होता है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में, और ये कहाँ कनेक्टेड होती है, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है और यूटेरस से लिगामेंट के थ्रू, अभी डायग्राम में दिखाएंगे। और जो हर ओवरी है वो थिन एपिथेलियल से कवर होती है, और उसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो डिवाइड होता है 2 जोन्स में। जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला होता है उसको बोलते हैं इनर मेडुला। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स हो गया और इनर मेडुला हो गया। इस तरह से जो ये ओवरी होती हैं वो होती हैं। अब ये स्ट्रक्चर से आप अच्छे से समझोगे। देखो ये बाहर का दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर कि किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे यूटेरस है, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर है, ये हमारे इसमें नहीं आता है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। अब ये बाहर का दिखाया हुआ है। तो देखो इसमें देखेंगे हम, इसको देखेंगे हम, तो देखो इसमें हमने बाहर वाला पोर्शन जो है वो देखो, इसमें जो बाहर वाला होता है वो लेबिया मेनरा, लेबियम मेजरा और वेजाइनल ओरिफिस होती है जो बाहर की तरफ खुलती है, और एक क्लोटोरिस होती है, ठीक है, एक यहाँ पर। तो ये बाहर का पार्ट होता है। ये सर्विक्स होती है, ठीक है, सर्विकल कैनाल के थ्रू जुड़ी होती है वेजाइना जो है, ठीक है, और फिर अंदर ये यूटेरस में चली जाती है। तो इस तरह से बाहर वाला पार्ट होता है जिसे हम मोन्स पोबिस बोलते हैं ना, मोन्स पोबिस यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे, देखो ये वाले स्ट्रक्चर से अच्छे से समझ में आएगा कि ओवरी कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो देखो ये दोनों ओवरी जो है ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, और जो ये लिगामेंट था इससे अटैच्ड है, ठीक है, दोनों साइड देखो ये लिगामेंट से अटैच्ड है ना। और ये जो ये वाला जो पार्ट है ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। अब फेलोपियन ट्यूब फर्दर डिवाइड हो जाती है, देखो ये जो इनफंडिबुलम पार्ट में, और इनफंडिबुलम पार्ट में जो है फिम्ब्राई लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन्हें फिम्ब्राई बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ओवा कलेक्ट करते हैं, ओवा कलेक्ट करके आगे चले जाते हैं। और ये जो उभरा हुआ भाग है इसको एम्पुला बोलते हैं, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाले भाग को स्थमस बोलते हैं। और ये तीनों पार्ट जो हैं किसके हैं, फेलोपियन ट्यूब के हैं। फेलोपियन ट्यूब अंदर जाती है यूटेरस में, तो यहाँ पे आपको यूटेराइन कैविटी मिलेगी, ठीक है, और इसमें 3 वाल होती हैं, ठीक है। जो बाहर वाली वॉल होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, अंदर वाली जो मस्कुलर वॉल होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर वाली जो होती है एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम बनती और टूटती रहती है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अब इसमें जब यूटेरस में आ गए उसके बाद क्या होता है, सर्विक्स होती है, और सर्विकल कैनाल के थ्रू ये जो है वेजाइना में जाती है, ठीक है। अब वेजाइना से जो है वो एक्सटर्नल ओरिफाइस मिल जाएगा। तो इस तरह से होता है। और जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूटेरस में होता है, जबकि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एम्पुलर रीजन में होती है, कभी कभी स्थमस यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब में होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब आगे चलेंगे, ये क्लियर हो गया है तो आपको, ठीक है। ये इसी में यही बताया हुआ है कि क्या क्या होते हैं। और इसमें जो एक्सटर्नल बताया था मैंने आपको, ये मोन्स पोबिस होती है, कुशन लाइक फैटी कवर होती है, और लेबिया मेजरा मैंने आपको दिखा दिया, आउटर मोस्ट फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये लेबिया माइनोरा इनर फोल्ड्स होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। और हाइमेन जो होती है वो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पार्सली कवर्ड करती है वेजाइना को, ठीक है। कभी कभी इसको वर्जिनिटी का साइन भी मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ नोट, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये वर्जिनिटी का साइन हो। क्लिटोरिस जो है टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनरा के, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के पास। तो कब जो हाइमेन होती है वो कभी कभी क्या है, सडन फॉल या जोल्ट से भी टूट सकती है। इंसर्जन ऑफ वेजिनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स, हॉर्सबैक, तो इसकी वजह से भी हाइमेन जो है टूट सकती है। और कभी कभी कोइटस के बाद भी जो है वो रहती है हाइमेन, तो इसको हम साइन नहीं मान सकते वर्जिनिटी का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है एसेसरी ग्लैंड जो है, मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये जो है रिब्स दी हुई है, दिख रही है आपको, और ये मसल्स हैं बिटवीन द रिब्स, ठीक है, कुशंस का काम करती हैं, पेक्टोरल मेजर मसल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो एल्वेलाई प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है इसमें। ये फैट जो है इसके कुशन का काम करती है कि इसमें और ये जो ये स्ट्रक्चर है ये एल्वेलाई प्रेजेंट है। एल्वेलाई से क्या होती है,
मेमरी ट्यूब्यूल्स जाती है, और मेमरी ट्यूब्यूल्स किस में मिलती है? मेमरी डक्ट्स में मिलती है। मेमरी डक्ट्स कहाँ पे? लैक्टिफेरस डक्ट्स में आ जाता है, और निप्पल जो है, निप्पल के थ्रू ये जो है, ये बाहर जो है लैक्टेशंस के थ्रू मिल्क आ जाता है। तो ये एक डायग्राम है मेमरी ग्लैंड्स का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें क्या थे? टेस्टिस थे। ठीक है, टेस्टिस के बाद टेस्टिस किसके थ्रू जाते थे? वाजा एफरेंसिया के थ्रू। फिर उसके बाद रेटे टेस्टिस। ठीक है, उसके सॉरी, रेटे टेस्टिस के बाद वाजा एफरेंसिया, एंड देन एपिडाइडमिस के बाद वाजा डेफरेंस के थ्रू जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है, जहाँ पे सेमिनल वेसिकल का जो पेयर था ग्लैंड्स का, 2 पेयर ग्लैंड्स का पेयर था, वो प्रोस्टेट ग्लैंड और बर्बोयूरिथल ग्लैंड का जो मटेरियल जो था उसमें मिल जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, जिसमें जो पहले क्या था? ओवरी था। ओवरी के बाद जो फेलोपियन ट्यूब जा रही थी, फेलोपियन ट्यूब में क्या था? इन्फंडेबुलम और फिम्ब्राई था। उसके बाद एम्पुला। ठीक है, उसके बाद इस्थमस के थ्रू यूटेराइन वाल में चले गए। यूटेराइन में हमने देखा कि 3 वॉल होती हैं, बाहर की पेरीमेटेरियम, बीच की मेसोमेटेरियम और बाद की एंडोमेटेरियम। ठीक है, एंडोमेटेरियम बनती रहती है और टूटती रहती है, इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, उसके बाद सर्विक्स थी, सर्विकल कैनाल के थ्रू वेजाइना में ओपन हो रहा था, और बाहर जो है आउटर जेनेटेलिया जो था वो मोनास प्यूबिस था, कुशन लाइक स्ट्रक्चर था, जो लेबिया मेजरा और लेबिया माइनर के थ्रू फोल्डेड स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड होता है। ठीक है, और उसमें हाइमियन एक लेयर प्रेजेंट होती है जो पार्सली कवर्ड करती है वेजाइना को। इसके अलावा उसमें क्लिटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह से डक्ट होते हैं। हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। तो पहले हम किस में पढ़ेंगे? मेल में पढ़ेंगे। तो मेल में मैंने आपको बताया था कि जो स्टेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनकी आउटर लाइनिंग में जो होते हैं सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इनर्स में जो है वो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पर्म मदर सेल्स जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडर go जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि देखो, स्पर्मेटोगोनिया जो है डिप्लॉयड होते हैं, 2n नंबर में होते हैं। तो 2n नंबर हैं, तो ह्यूमन के हैं तो 23 का जो है वो एक सेट प्रेजेंट होगा, और 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो 46 प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो 46 टोटल नंबर प्रेजेंट होंगे। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो मियोसिस के अंडर गो जाता है। ठीक है, और जब मियोसिस के अंडर गो चला गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, इसका मतलब क्या हो गया जी? 46 से जो है ये हाफ हो गए, 23 हो गए। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स 1 में हो गए। उसके बाद वो सेकेंडरी मियोसिस के अंडर जाता है। मियोसिस 2 स्टेप्स में होती है। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो रिडक्शन डिवीजन है मियोसिस, वो 2 स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या, उसने क्या बना दिया? प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के अंदर जाता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है फिर से डिवीजन के अंडर को जाता है, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के अंडर जाता है और स्पर्मेटो बना देता है। तो 2 म्यूटिक डिवीजन हुई। इसमें क्या हुआ पहले कि जो स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देता है। ठीक है, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना देता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना देता है? मियोसिस के अंदर जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देता है। ये एन इन नंबर होता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, और सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बना देता है? वो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के बाद बनाता है स्पर्मेटिड। अब देखो, जो स्पर्मेटिड होता है वो राउंड इन शेप होता है, लेकिन जो स्पर्म्स की शेप होती है टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके पीछे, तो वो जो है दूसरी प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस के अंडर जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जो ये जो सेल्स होता है स्पर्मेटिड, ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होने लग जाता है। जब सर्टोली सेल में एम्बेडेड होने लग जाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसका जो स्पर्मियोजेनेसिस के अंडर जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस के अंडर जाने के बाद जो इसका हेड है वो सर्टोली सेल्स में जाता है और टेल फॉर्मेशन होती है इसकी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो इसके थ्रू जो स्पर्मेटिड है टेल लाइक स्ट्रक्चर वाला स्पर्मेटो जो है स्पर्म जो है वो बन जाता है, और सर्टली सोल जो है इस टाइम पे से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये कैसे स्टार्ट होता है? हार्मोन्स का क्या रोल होता है इसमें? तो हार्मोन्स का क्या रोल होता है इसमें कि जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन आपको याद होगा कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये किस पे एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे करता है। और 2 गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहले पता लग गया, पहले क्या था? गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन किससे रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। हाइपोथैलेमस वाला जो ये गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या होगा? 2 हार्मोन रिलीज होंगे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो लेडिंग सेल, जो इंटरस्टिशियल सेल्स मैंने यहाँ पे बताए थे ना, उस पे काम करते हैं, और वहाँ से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है।
ठीक है। और एंड्रोजन जो है वो किसकी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। जबकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे। और ये क्या स्टिमुलेट्स करता है, तो ये सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस को, उसके लिए हेल्प करता है। यानी कि देखो एलएच ने क्या कराया, स्पर्मेटा बनवा दिया, ठीक है। और एफएसएच ने क्या कराया, इसने सर्टोली सेल पे वर्क करके स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि ये टेल वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनवा दिया। तो ये दोनों ही हार्मोन काम करते हैं। हार्मोनल बैलेंस हार्मोन कैसे वर्क करते हैं ये याद रखना पड़ेगा, बड़ा आसान है। पहले हाइपोथैलेमस से निकलेगा गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा, उससे एलएच और एफएसएच निकलेंगे। एलएच लेडिक सेल्स पे वर्क करेगा, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एल फॉर लेडिक सेल। तो एल एल है तो एल जो है वो लेडिक सेल पे काम करेगा और वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल पे काम करेगा, ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस करेगा। अब देखो, अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो फुल्ली कंप्लीट स्पर्म कैसे होता है, इसके डायग्राम से समझते हैं। यहाँ से देखो, इसमें हेड होता है, हेड में एक्रोसोमल टिप होती है, और ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन के जस्ट बाद। नेक रीजन में जो है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेल रीजन प्रेजेंट होता है। तो जो हेड रीजन है उसमें सिर्फ न्यूक्लियस और एक्रोसोमल टिप है। उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है, इसके स्विमिंग के लिए। और जब ह्यूमन मेल इजैकुलेशन करता है एक टाइम पे जो स्पर्म्स निकालता है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और इनका 60% ऑफ स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप साइज का होता है, और 40% में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो स्विम अच्छे से कर सकें, विग्रस मोटिलिटी होती है उनके अंदर। तो इस अमाउंट में करने के बाद एक स्पर्म जाके ओवा से फर्टिलाइज होता है, और कुछ कुछ केसेस में तो वो भी नहीं हो पाता है। तो ये था। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि किस तरह से जो सीमेन है वो जाता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ लिया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस पर मेल गैमेट हमें मिल गया, अब हम फीमेल गैमेट्स कैसे बनेगा वो पढ़ेंगे। और जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होते हैं, एसेसरी डक्ट्स में जाते हैं, एपिडाइडिमिस का सिक्रेशन मिलता है उसमें से, वॉस डेफरेंस का सिक्रेशन, फिर सेमिनल वेसिकल्स जो है ग्लैंड है उसका सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का सिक्रेशन मिलने के बाद जो है वो सीमेन बन जाता है। और सीमेन में क्या है, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज प्लस कैल्शियम आयन होते हैं, और बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इजेकुलेट होता है और फीमेल वेजाइना में छोड़ दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया हमारा स्पर्म्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि एग कैसे फॉर्म होता है। तो जो प्रोसेस में एग फॉर्म होता है ना उसको बोलते हैं हम oogenesis, ठीक है। उसको क्या बोला था, स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको क्या बोलते हैं oogenesis। अब देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये जो स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्यूबरिटी, जब प्यूबरिटी एक्वायर्ड हो कर लेता है ना कोई भी मेल तब स्टार्ट होता है। लेकिन oogenesis जो है जो फीमेल एम्ब्रियो जब मदर वोम में होता है ना फीमेल एम्ब्रियो, उसी में स्टार्ट हो जाता है oogenesis। देखो उसमें क्या है, एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और जो एग फॉर्मेशन भी नहीं बोलेंगे हम, उनको फोलिकल्स बोलेंगे एक्चुअली में, ठीक है। जिसमें एग फॉर्म होता है उसको फोलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्पर्म oogonia होते हैं, ये होते हैं गैमेट मदर सेल्स, ठीक है, oogonia, ठीक है। अब oogonia जो है वो फॉर्म हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर ही, और बर्थ के बाद कोई भी oogonia जो है एडिड नहीं होता है, ठीक है। अब जो ये जो सेल्स थे oogonia के, जो सेल्स थे oogonia मदर सेल्स है, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मियोसिस है वो टू पार्ट्स में होती है। तो मियोसिस के फर्दर पार्ट्स होते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, और प्रोफेस में भी जो है वो 5 फेस होते हैं, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, डाइगोटीन, ठीक है, पैकाइटीन। तो इस तरह के फेस होते हैं। तो जो पहले प्रोफेस 1 में ही जो ये अटक जाता है, ठीक है, बर्थ के जस्ट बाद, और ये इसी फेस में रहता है, अरेस्टेड स्टेज में रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टेम्परेरी अरेस्ट हो जाता है ये स्टेज में, और इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। यानी कि मियोसिस में क्या अंडरगो तो गया, लेकिन फर्स्ट मियोसिस भी नहीं कंप्लीट हुई है, ये प्राइमरी oocyte ही इसने बनाया है। और जो हर प्राइमरी oocyte है ना वो सराउंडेड होता है ग्रेनुलेसा लेयर को, और इसको बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल।
यानी कि वो सेल जो कि अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 में और ग्रेनुलेसा से कवर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल, ठीक है। और एक लार्ज नंबर ऑफ फोलिकल जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, क्योंकि देखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ बनाए थे इसने, लेकिन फिर कितने फोलिकल्स रह गए, 60 से 80 हजार प्राइमरी फोलिकल्स सिर्फ रह जाते हैं, ठीक है, जब तक कि वो बर्थ से प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचती है। क्योंकि एम्ब्रियो जब बन रहा था बर्थ, जब मदर वोम में थी फीमेल, उसी के टाइम पे उसकी यूगोनिया फॉर्मेशन हो जाता है और प्रोफेज 1 में भी चला जाता है, प्राइमरी oocytes बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी यूगोनिया फॉर्मेशन नहीं होता, उसके बाद क्या है, ये डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फोलिकल जो है वो बने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी जो फोलिकल्स होता है वो और लेयर से ग्रेनुलेसा की और उससे कवर हो जाता है, इससे न्यू थिका बन जाता है, उसको सेकेंडरी फोलिकल्स बोलते हैं। यानी कि जो प्राइमरी oocytes है, प्राइमरी फोलिकल है, वो प्यूबर्टी तक ही होता है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेकेंडरी फोलिकल बनता है। सेकेंडरी फोलिकल जो है वो टर्शरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें ना फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। एंट्रम कैविटी बननी शुरू हो जाती है, ये इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और ये कैविटी बन जाती है, इसके अंदर कैविटी है ये, ठीक है, खाली कैविटी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। और जो थीका है वो इनर थीका और आउटर थीका में जो है, इंटरना बोलते हैं इनर थीका को और आउटर थीका को बोलते हैं एक्सटर्ना में डेवलप हो जाता है। अब जो प्राइमरी oocytes है वो टर्शरी फोलिकल में, अब देखो प्राइमरी oocyte अभी भी कहाँ पे है, टर्शिकल फोलिकल में, वो अपना जो है साइज बढ़ाता रहता है और जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, क्योंकि पहले वो अरेस्टेड था प्रोफेज 1 में, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है अपना कंप्लीट कर लेता है, किसमें, टर्शरी में, ठीक है, टर्शरी फोलिकल में। अभी सेकेंडरी टर्शरी फोलिकल मैंने बताया था ना, तो टर्शरी फोलिकल में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो जो प्राइमरी oocyte जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया तो एक पोलर बॉडी बना देगा और दूसरा क्या बना देगा, सेकेंडरी oocyte बना देगा। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो देखो इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। अब यहाँ से देखो किस तरह से जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल oocytes लेती हैं, फिर ये क्या करती हैं, इनमें ग्रेनुलेसा लेयर होती है तो सेकेंडरी oocytes बना लेती हैं, सॉरी सेकेंडरी oocyte नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद इनमें एंट्रम डेवलप हो जाती है, टर्शिकल फॉलिकल, और इस स्टेज में जो प्राइमरी oocyte है ये अपना फर्स्ट मियोटिक फेज कंप्लीट कर लेता है और इसमें क्या है, ये सेकेंडरी oocyte बना देता है। अब सेकेंडरी oocyte बना देता है, अब सेकेंडरी oocyte क्या, ग्राफिकन फॉलिकल यहाँ पर है, उसके बाद क्या है, ओवा रिलीज हो जाता है, क्योंकि जब क्या है, ओवा रिलीज हो गया, ठीक है, तो ये सेकंड मियोटिक स्टेज में पहुंचने के बाद, कंप्लीट नहीं होती है जब ओवम रिलीज होता है सेकंड मियोटिक स्टेज, लेकिन ये उसमें पहुंच जाता है, ठीक है, और रिलीज हो जाता है। जब ये रिलीज हो जाता है तो देखो ये ग्राफिन फॉलिकल्स जो है ये कुछ तो रह जाएगा ना, इसका कुछ तो रह जाएगा ओवम रिलीज होने के बाद, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटिनम, और ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज करती है, ये हमारा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये ध्यान रखना है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगी और जब उसमें से एग निकल जाएगा, ओवम निकल जाएगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटिनम बन जाती है और ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन करती है रिलीज, ठीक है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स रहती है, जिसे हम सेकेंडरी oocytes के भी बोल सकते हैं क्योंकि ये टर्शरी में सेकेंडरी oocyte रहता है, तो ये नई मेंबर अपने अपने जो आसपास है वो नई मेम्ब्रेन करता है ग्रो, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। और ग्राफिकल फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। बताया था ना, फिम्ब्राई के थ्रू वो ले लेता है इनफंडिबुलम में। अब देखो एक बार देख लेते हैं कि इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरह से ये ओवुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो पहले अभी हम ओवुलेशन पढ़ रहे हैं तो हम पहले वही देखेंगे, ठीक है। देखो ऊगोनिया हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुई, प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है। अब ये जो कंडीशन चल रही है ये फीटल स्टेज में चल रही है, जब बच्चा जो है फीमेल जो है मदर वोम में ही है, उसके बाद ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंडर गया लेकिन अरेस्ट हो गया, अब बर्थ हो गया इस केस में, ठीक है, अरेस्ट होने तक ही बर्थ हो गया इस केस में। उसके बाद जब बच्चा जो है चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक पहुंचेगा, तो प्यूबर्टी तक पहुंचने के बाद इसकी जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है और सेकेंडरी oocyte बन जाता है। अब जो ये सेकेंडरी oocytes है ये सेकंड मियोटिक डिवीजन में चला जाता है और ओवम और सेकंड पोलर बॉडी निकाल देता है और जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। अभी जो ओवम है ये कंप्लीटली एग नहीं बना क्योंकि जो इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हुई है और रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब रिलीज होने के बाद क्या प्रोसेस होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस थी वो कैसे थी। तो इसमें क्या था,
अब देखो ये तो हमारी फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाती है फीमेल में तो, लेकिन मेल में क्या है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, माइटोटिक डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। फर्स्ट डिवीजन हुई मियोटिक तो सेकेंडरी मियोसाइट बनाए, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई तो स्पर्मेटिड। अब ये राउंड इन शेप है तो ये सर्टोली सेल्स में माउथ डाल लेते हैं और ये पता है ना कि एफएसएच के थ्रू वो एक्टिवेट होते हैं और प्रोसेस चली जाती है स्पर्मियोजेनेसिस और क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर रोककर वीडियो को दोबारा से देख लें, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और पहले हम एनसीईआरटी कोड कर रहे हैं और उसके बाद हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टिल आप लोगों को कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर हम कोई नई वीडियो बना देंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो नेक्स्ट हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब देखो हम कहाँ थे कहानी में कि ओवा रिलीज हो गया है। अब ओवा रिलीज हो गया है, अब उसको करेंगे। लेकिन ओवा रिलीज होने से पहले की स्टोरी क्या थी कि देखो कि जो प्राइमेट्स हैं, ठीक है, प्राइमेट्स क्या है, मंकी, एप्स, ह्यूमन, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कैसे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी पे होता है। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, कि मेनार्क है, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो गया है। और ये जो साइकिल होता है ये होता है 28 और 29 डेज का। ठीक है, और इस साइकिल में जो है ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवा जो रिलीज होता है ना, या तो वो फर्टाइल हो जाएगा। अगर वो फर्टाइल नहीं हुआ तो वो क्या है, वेजाइना के थ्रू निकल जाता है ब्लड के साथ, और जो एंडोमेट्रियम हमने पढ़ी थी ना वॉल, वो रप्चर होकर उसके साथ निकल जाती है। जो तो ब्लड के थ्रू ओवा निकलता है ना, उस प्रोसेस को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फेसेस में कौन कौन से इवेंट होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर देखो, इस ग्राफ से सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये लेयर, देखो बस यहाँ तक की ये जो है ये लेयर दिखा रखी है, ये एंडोमेट्रियम दिखा रखी है, ये यूटेरस की वॉल दिखा रखी है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कि ओवरी में जो है फोलिकल जो है वो डेवलप हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रही है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल बनी, फिर प्राइमरी oocyte से वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है फॉलिकल। अब देखो जब फॉलिकल बन रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रही है, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होएगा, ज़्यादा होएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जब एस्ट्रोजन का जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो देखो अब यहाँ से देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया था, ये मेल के केस में भी एफएसएच और एलएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। तो इसमें देखो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका ज़्यादा होता गया, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा कि भाई तुम अपना ओवम रिलीज कर दो। अब ये ओव्यूलेशन कर देगी, ओवा रिलीज कर देगी। जब ये ओवा रिलीज कर देगा तो ये क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटिनम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पस ल्यूटिनम है ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी तो देखो अब ये फॉलिकल तो कम हो गई, अब कॉर्पस ल्यूटिनम ज़्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या होएगा, ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ से क्या, ये धीरे धीरे जो कॉर्पस ल्यूटिनम डिजनरेट हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या होएगा, अपने आप इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फॉलिकल्स क्योंकि बन रही हैं ऑटोमेटिकली तो ये लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग को ये लेवल समझ में आ गया कि ये हार्मोन्स का लेवल कैसे बढ़ता है। और ऐसे ही कॉर्पस ल्यूटिनम के साथ जैसे ही खत्म होगा तो ये फिर से क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो वो है वो कम हो जाएगा। अब देखो ये फेसेस कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये किस फेसेस में होते हैं ये मैं बता रही हूँ आपको। तो जब स्टार्टिंग में हम ये फॉलिकल डेवलप हो गई है तो इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेस, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेस। फॉलिकुलर फेस यानी कि क्या है, फॉलिकल्स बन रही हैं, प्राइमरी फॉलिकल बन रही है, सेकेंडरी फॉलिकल बन रही है, टर्शरी फॉलिकल बन रही है। तो ये जो फॉलिकल फेस है ये 10 से 12-13 दिन का रहता है। ठीक है, शुरुआत में फर्स्ट डे से लेकर के 10 से 12-13 दिन का रहता है। ठीक है, उसके बाद जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन पे करता है कि भाई ओव्यूल रिलीज करो, तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये 10 से 14 डेज के बीच में हो जाता है ओव्यूलेशन जो है, ये हाई रिस्क पीरियड होता है 10 से 14 डेज। 14 वैसे इसको माना जाता है कि जो ओव्यूलेशन है वो 14th डे हो जाता है। ठीक है, 14th डे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। देखो फिर उसके बाद क्या बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटिनम। ठीक है, तो जब कॉर्पस ल्यूटिनम बन जाएगी तो कौन सा फेस होगा, ल्यूटल फेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेस। सिक्रेटरी फेस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई अब इसने फॉलिकल्स ने क्या किया है, ओवा रिलीज कर दिया है। ठीक है, अब जब इसने ओवा रिलीज कर दिया, देखो जब इसने ओवा रिलीज कर दिया है तो ये क्या बोलेगी एंडोमेट्रियम से, जो यूटेरस की, भाई देखो मैंने ओवा रिलीज कर दिया, अब आप रेडी रहो कि ओवा जो है यहाँ पे फर्टाइल हो जाएगा और फर्टाइल होकर आप जो है प्रेगनेंसी के लिए रेडी रहो। तो इसमें क्या होता है कि जो यूटेरस होता है वो अपनी एंडोमेट्रियम को ना और ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है कि भाई देखो अब ओवा आने वाला है और यहाँ पे ओवा को जो है यहाँ पे जो है अटैच्ड होना है। ठीक है, लेकिन अब किसी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती,
फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगी तो फिर वो ओवा जो है वो इससे अटैच नहीं होगा। अब जब ओवा इससे अटैच नहीं होगा तो ये क्या बोलेगी कि भाई देखो अब तो मुझे ओवा को अटैचमेंट की जरूरत है नहीं, तो मैंने जितनी भी जो सिक्रेशन करा था इस वॉल पे अब उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो वो मेंसेस की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म्स में, ब्लड क्लोट्स की फॉर्म में वो यहाँ से निकल जाता है। ये वॉल भी जो है डिजनरेट होकर उस ओवियल के साथ निकल जाती है, जिसे हम बोलते हैं मेंसेस फेस या मेंस्ट्रुअल फेस। तो 4 फेस होते हैं, पहला फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन, ल्यूटल फेस जिसे हम सेक्रेटरी फेस भी बोलते हैं, और 4th फेस हो गया मेंसेस फेस या मेंस्ट्रुअल फेस। तो इस तरह से होता है ये, और ये सारा जो है 28 साइकिल डेज का होता है, और ये रिपीट होता रहता है साइकिल अनटिल एंड अनलेस जो है अनटिल एंड अनलेस जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हार्मोन कैसे वर्क करते हैं, ओव्यूलेशन कैसे होता है, कॉर्पस ल्यूटेम कौन सा करता है। और देखो जब ये जो है लाइफ में प्यूबर्टी के बाद होना स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एटलीस्ट 50-55 की एज में जो ना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। इसका मतलब जो ओवा होता है ना, ओवरी रिलीज करना बंद कर लेती है, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं मीनोपोज। जब शुरू होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसको बोलते हैं मीनार्क, और जब खत्म होता है उसको बोलते हैं मीनोपोज। और जो इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हाइजीनिक रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ये बताया हुआ है सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए और 4 to 5 आवर यूज करना चाहिए, उसके बाद उसे डिस्पोज कर देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओव्यूल जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ ओव्यूल रिलीज हो गया। आप लोगों को पता है कि भाई अब या तो फर्टिलाइजेशन होगी या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो निकल जाएगा। लेकिन इन केस फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है, देखो अब कोपुलेशन या कोटस के थ्रू जो है सीमेन जो है वो पेनिस से वजाइना में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंसिमिनेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये स्विम करेंगे। ठीक है, वेजाइना से स्विम करेंगे, कहाँ तक स्विम करेंगे, सर्विक्स के स्विम करेंगे, यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे। अब फेलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी एग प्रेजेंट है। ठीक है, एग की जो है ये 2 लेयर है, कोरोना रेडिएटा, और अंदर वाली जो लेयर है वो जोना पेलुसिडा, 2 लेयर है। अब सारे एग जो है इसके पास आएंगे स्विम कर करके, कुछ तो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे, कुछ जो है यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब यहाँ तक पहुँच पाने में भी पहले ये इस लेयर को पियर्स करेंगे, फिर नेक्स्ट लेयर को, और जैसे ही एक स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा के अंदर हो गया ना इंसर्ट, तो ये ऐसे हार्मोन रिलीज करती है कि जो बाकी स्पर्म्स हैं उनको नो एंट्री दे देती है कि भाई अब तुम नहीं घुस सकते हो। तो जब ये फिर स्पर्म चला गया तो ये अपने हेड में से जो निकाल कर एक न्यूक्लियस इसमें डाल देगा, और न्यूक्लियस जब ओवा के साथ मिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा फ्यूजन, और फ्यूजन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, ये जाइगोट। और जब जाइगोट बनता है ना उससे थोड़ी देर पहले ही जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है ना वो खत्म होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद देखो सेकंड मियोटिक डिवीजन, और एक जो है हैप्लॉइड ओवम बन जाएगा, ऊटिड जिसे हम बोलते हैं ऊटिड, और एक पोलर बॉडी जो है रिलीज हो जाएगी। अब जब ये ओवा के साथ कंबाइन हो गया तो इसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट में जो है वो, अब जाइगोट में भी ये कंडीशन है कि देखो फीमेल जो है वो XX क्रोमोसोम रिलीज करती है, मेल जो है वो XY क्रोमोसोम रिलीज करता है। तो फीमेल तो हर केस में जो है वो X ही रिलीज करेगी, लेकिन जो मेल है या तो X कर सकता है या तो Y कर सकता है। तो अगर X स्पर्म है तो फीमेल बनेगी, और अगर Y स्पर्म है तो मेल बनेगा। तो डिपेंड करता है सेक्स कि मेल का कौन सा स्पर्म जो है वो फ्यूज हुआ है, ठीक है, फीमेल के साथ। तो अब देखो ये कैसे स्टार्ट होती है आगे। अब ये जाइगोट बन गया, सॉरी ये तो हमारा था ओवम। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हुआ। अब जाइगोट क्या है, क्लीवेज के अंडर हो जाता है, यानी कि सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि जो ये है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई एम्पुलर रीजन में, उसके बाद डिवाइड जो हो रहा है वो उसमें फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। तो पहले 2 में डिवाइड होएगा, फिर 4 में डिवाइड होएगा, फिर 8 में डिवाइड होएगा। इसको मोरुला बोलते हैं या फिर ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लास्टोमेयर 8 या 16 सेल्ड स्टेज में एम्ब्रियो बोला जाता है, और ये सीधा यूटेरस में आ जाता है और यूटेरस वॉल के साथ हो जाता है अटैच्ड। ठीक है, यूटेरस वॉल एक तरह से इसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, एम्बेडेड बोल देती है, और इसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसके अंदर क्या हो गया, अंदर एब्जॉर्व हो गया। ठीक है, तो देखो आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब ये मोरुला जो है इसमें अटैच्ड हो गया। अब ये जो मोरुला इसमें सॉरी ब्लास्टोसिस्ट, इसको ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं यहाँ तक, और इसे ब्लास्टोसिस्ट में जो है ये प्लांट हो गया। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ये अपने चारों तरफ एक लेयर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, और एक केविटी बनाना शुरू कर देगा। और ये अब क्या क्या है, इसमें इम्प्लांट हो गया, अटैच्ड हो गया, और इस
स्टेज पे ना टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, जो टेस्ट करते हैं ना प्रेगनेंसी टेस्ट, तो इस स्टेज पे जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और जो ब्लास्टोमेयर है वो ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज हो गया, और जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर बनी थी ना और यहाँ पे एक कैविटी बन गई, तो ये जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मास है ट्रोफोब्लास्ट का वो अटैच हो जाता है। ठीक है, अब ये डिवाइड आफ्टर डिवाइड करता रहता है। अब देखो प्रेगनेंसी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि अब देखो इम्प्लांटेशन हो गया यहाँ पर, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो गई। इम्प्लांट से पहले प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है, इम्प्लांट के बाद ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो अब देखो प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया, हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि प्रेगनेंसी के बाद कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। अब देखो इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर थी ना जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई। ठीक है, और ये किससे सराउंड करती हैं, यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। और क्रोनिक विलाई जो है फिंगर लाइक रिजिटेशन होती हैं, और फिंगर लाइक रिजिटेशन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं, और इस पूरे जो स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ही जो है एम्ब्रियो वो फिटस जो है वो डेवलप होता है। अब प्लेसेंटा का क्या काम होता है, प्लेसेंटा कैसे करता है, तो प्लेसेंटा जो है एक तो सब कार्बन डाइऑक्साइड को उसको निकालेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालेगा एम्ब्रियो के, और एक अम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है जिससे सारा ट्रांसपोर्ट जो होता है। और ये जो प्लेसेंटा है खुद भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है जैसे कि रिलैक्सिन है। ठीक है, अब जो ये एक मिनट ये यहाँ पर देखो ये है। ठीक है, अब ये जो है बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा जो है लेटर फेस में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि ओवरी से सिक्रेट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो जैसे कि ये ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, एस्ट्रोजन, ये जो ना प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हार्मोन होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको जो रिलीज किया जाता है। इसके अलावा कोर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये वाले जो हार्मोन भी वो रिलीज होते रहते हैं और मैटरनल ब्लड में, और सारा जो बाकी के हार्मोन्स को बैलेंस करके रखते हैं, और जो ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो की उसकी में भी हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ से देखो प्लेसेंटल विलाई जो मैंने आपको बताया था कि जो आउटर मोस्ट लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट की, वो फिंगर लाइक डिजिटेशन, और ये पूरी प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और इसके अंदर जो है फीटस डेवलप हो रहा है, ये योक है। ठीक है, ये कैविटी ऑफ यूटेरस है यहाँ पर, और देखो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये वेसल्स के साथ, ये देखो बीच में दिखाई हुई है ना कि जिससे एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है, और ये प्लग ऑफ म्यूकस ऑफ सर्वाइक है। जब जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ये प्लग हट जाता है, और उसी से चाइल्ड बर्थ होता है। उसको भी हम पढ़ेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबको ये हार्मोन जो है वो सपोर्ट करते हैं, इन्हीं की वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो होती हैं। ठीक है, अब जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर है एंडोडर्म, और जो बीच वाली लेयर है वो होती है मेसोडर्म। उसी से ये जो है एम्ब्रियो की लेयर्स के बारे में बता रही हूँ, जो सारे टिश्यूज़ को बाद में डेवलप करती हैं, और जो स्टेम सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत टोटिपोटेंट होते हैं, तो इस तरह से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। पहली लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म्स, इनर लेयर मेसोडर्म और बीच में मेसोडर्म, और एक कैविटी बना देते हैं ये लोग, ये जो सेल्स होते हैं ये कैविटी बना देते हैं। ठीक है, जिसको हम बाद में ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें किस तरह से ग्रोथ होती है बच्चे की, किस तरह से, जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो का वो हार्ट साउंड होता है। पहले महीने में जो होता है वो हार्ट साउंड हमें सुनाई होने लग जाती है, और स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं इसको। सेकेंड मंथ में जो है फिटस की वो लिम्स और डिजिट, ठीक है, और थर्ड मंथ के एंड में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और जो मेल जेनेटालिया है, फीमेल जेनेटालिया है, अगर फीमेल बेबी है या मेल बेबी है तो वो भी डेवलप हो जाता है, इस केस में डेवलप हो जाता है। तो 3 मंथ्स के बाद ये डेवलप हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो 4 या 5 मंथ के बाद है बच्चा वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है, और उसमें जो है आईब्रो आनी स्टार्ट हो जाती है, और 5 मंथ का जो बेबी होता है ना वो मूवमेंट भी करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद जो 7 to 9 मंथ में जो है वो कंप्लीट बेबी डिलीवर होकर डिलीवरी के लिए तैयार रहता है। अब पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्टुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। तो डिलीवरी ऑफ बेबी में क्या होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो आप एक्चुअली में जो फुल्ली ग्रोइंग फिटस होता है वो कहता है कि मैं फुल्ली ग्रो हो गया, तो वो प्लेसेंटा को बोलता है कि मैं फुल्ली ग्रो हो गया। अब उससे क्या होता है कि
साइन होता है, उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन है कि फीटल बाहर निकलना चाहता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है और ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। और ये किससे निकलती है? जो मैटरनल पिट्यूटरी होती है, क्योंकि देखो अब देखो एम्ब्रियो में भी पिट्यूटरी ग्लैंड बन गई है, तो जो मैटरनल पिट्यूटरी होती है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और वो जो ना यूटेराइन मसल पे काम करता है, स्ट्रॉन्ग ट्रिगर देता है ताकि कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है इसी चीज़ में कि ये लेबर पेन क्रिएट करता है। उससे क्या होता है, जब यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, तो ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और इससे रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है, इम्पल्सन स्टार्ट हो जाता है। और जो बर्थ कैनाल है वो पार्टुरेशन के थ्रू जाती है और इन्फेंट की जो है वो डिलीवरी हो जाती है। प्लेसेंटा क्या है, उसे एक्सपेल करना स्टार्ट कर देता है बाहर की तरफ को, एक्सपेल करना स्टार्ट कर देता है बाहर की तरफ को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है ये चीज़। अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुई है, बाहर निकल गया बच्चा, बच्चा बाहर आ गया, डिलीवरी हो गई बच्चे की। तो डिलीवरी के बाद थोड़ी देर बाद ही जो है वो प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये पार्टुरेशन हो गया। अब क्या करती हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी डिफ्रेंसिएशन के अंडर जाती हैं। पहले ही जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद जो है मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। और जो पहले डेज में इनिशियल डेज में जो मदर लैक्टेशन कराती है बच्चे को, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इसमें ना विटामिन ए बहुत मात्रा में मिलते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। ग्रोथ तो छोड़ो, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये जो मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम जिसे हम बोलते हैं, जो फर्स्ट डेज का जो मिल्क होता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मदर कराती है, हेल्दी बेबी के लिए ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो यही था कंप्लीट चैप्टर, हम सारे पॉइंट्स इसके कर चुके हैं। समरी तो आप लोग चैप्टर के एंड में देख लेंगे, जो चैप्टर में कंप्लीट होता है वही समरी होता है। तो ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के मैंने करा दिए हैं, तो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। इवन दो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, तो हम उस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन फॉर्म में ले लेंगे। और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी जब तक एनसीईआरटी ख़त्म नहीं हो जाती है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो thank you.